दुख नहीं होते क्या ये सब चीजें? समझ में आया? अब तुम कभी लाया तुमको ना एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है बेसिकली तुमको। वो 10 लोगों के बीच का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है कि भाई तुम कैसे कैसे काम करोगे, कैसे इंटरेक्ट करोगे। यदि कोई इंसान अपना काम ना करे तो क्या करेंगे? समझ रहे हो? कोई मान लो तुमने रोल दे दिया बट वो काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या करोगे? तो क्या कैसे कैसे लोग चाहिए तुम्हें? डिफेंस वाले लोग चाहिए, मतलब कुछ लोगों को सिपाही बना दोगे, कुछ लोगों को किसान बना दोगे, कुछ लोगों को एजुकेटर बना दोगे, टीचर बना दोगे। तो क्या इन तीनों से हो सकता है इफेक्टिव सिस्टम डिजाइन? डिफेंस, फूड एंड एजुकेशन, डिफेंस एंड हीलर्स। चलो ठीक है, ये अभी व्हाइट बोर्ड अरेंज कर दीजिए। करेंगे करेंगे, अगली स्ट्रीम में करेंगे सब कुछ। अभी इस वाले स्ट्रीम में ऐसे ही समझो ना, समझाते रहे सिंपल तरीके से, वो तो तुम सुनोगे तो भी समझ जाओगे, क्योंकि मैं इतने ऐसे कुछ यूज कर ही नहीं रहा ना। सिंपल तरीके से ही समझा रहा हूँ। 4 लोगों को लगाओगे बाउंड्री प्रोटेक्शन में, 2 लोग। अब ये सब गेमिंग में ना बहुत इजीली सीख सकते हैं, पता है आपको? जैसे वो AOE जब मैं खेलता था ना, बहुत खेलता था वो। तो उसके अंदर यही होता है कि पहले टाउन सेंटर बनाओ, फिर विलेजर बनाओ, फिर विलेजर को काम पे लगाओ। ये इतने सारे लोग ये खेती बाड़ी करेंगे। हाँ, ये फार्मर बना दिया उनको। फिर आर्मी बनेगी, फिर बैरक बनाओगे, फिर वो प्रोटेक्शन करते रहेंगे, फिर उनको तुम घुमाते रहो। तो इन वे काइंड ऑफ लाइक तुम अपना सिटी क्रिएट कर रहे हो। हाँ, फिर बीच बीच में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहते हो, फार्मिंग की भी, उस सब की भी। वो लोग कौन करेगा? जो एजुकेटेड लोग, जो रिसर्च कर रहे हैं कि यार अभी फार्मिंग बेटर कैसे कर सकते हैं, अभी किसी को बेटर कैसे कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज वाले जो लोग है ना। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या क्या चीज चाहिए होती है सोसाइटी के लिए? डिफेंस, एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन। नहीं नहीं, वो हाँ वैसे सही है वो भी। डिफेंस वाले लोग चाहिए, एजुकेशन वाले लोग चाहिए, लेजिस्लेशन वाले लोग चाहिए। और वुड कटर, शेल्टर मेकिंग, फूड कलेक्टर, मैनेजर, कोल कलेक्टर। सही है। अब ये सोचो ना, तुम ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी सीखोगे, पता है? क्योंकि ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी एक टाइप से सिस्टम डिजाइन है कि भाई एक सीईओ होगा, एक सीएमओ होगा, एक सीटीओ होगा। अब उसके नीचे ये मैनेजर होंगे, और मैनेजर्स के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे इंडिविजुअल। वो भी वैसा ही है, उसको देखोगे ना तुम ध्यान से, कि तुमको 100 एम्प्लॉय दे दिए, अब उन 100 एम्प्लॉय के पास अलग अलग पावर है। या तुमको जैसे क्रिकेट टीम दे दी 11 लोगों की, अब उसको तुम कैसे अरेंज करोगे कि वो इफेक्टिवली जीत जाए मैच? तो सब सिस्टम डिजाइन है, समझे? अब तुमने जैसे रोल दिया है, अब याद पे रोल देना तो समझ गए ना तुम। अब उस रोल के अंदर क्या होगा कि तुमको एक हायरार्की बनानी पड़ेगी। हायरार्की क्यों बनानी पड़ेगी? बताओ, अब हायरार्की क्यों बनानी पड़ेगी? अब ये रोल के अंदर हायरार्की चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या तुम जो सिस्टम डिजाइन करोगे, ये डिफेंस सिस्टम, जुडिशरी, एजुकेशन, मेडिकल सिस्टम, क्या इसके अंदर हायरार्की है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा? और क्या वो हायरार्की है वो टाइम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अब जो कि हम इससे समझेंगे कि पिरामिडिकल जो मॉडल जो बनता है, वो क्यों बनता है किसी भी सिस्टम का? हायरार्किकल सिस्टम क्यों चाहिए, यदि चाहिए तो? और पहले उसको ये डिस्कस करेंगे कि क्या चाहिए सही में। जो कम्युनिज्म वाले जो स्पिरिट है, वो वही बोलते हैं कि तुमको रोल्स के अंदर हायरार्की नहीं चाहिए। जो कम्युनिज्म जो है ना, जो इतना सा माओवाद, माओइज्म, ये सब जो बात कर रहे हो, तो उनकी जो फिलोसफी थी वो यही थी कि सिस्टम के अंदर तुमको हायरार्की की जरूरत नहीं है। तो क्या वो बिना हायरार्की का सिस्टम बन सकता है? कोई भी सिस्टम। जो कम्युनिस्ट तो बोलेंगे कि सारे रोल बराबर होने चाहिए भाई, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है समाज के अंदर। वो क्या, कम्युनिटी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कम्युनिज्म को? कम्युनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं तुम लोग बताओ? ये हायरार्की क्या है? हायरार्की है कि 10 लोगों को तुमने रोल असाइन किए एक सिस्टम के अंदर, कि भाई एक इंसान फूड का काम करेगा, एक इंसान जो है प्रोटेक्शन का काम करेगा, एक इंसान जो है वो जैसे फूड, शेल्टर, तुमने बताया रोटी, कपड़ा और मकान, कि एक इंसान की रोटी का काम करेगा, एक इंसान तुम्हारे कपड़े बनाने का काम करेगा, एक इंसान तुम्हारे शेल्टर मतलब घर बनाने का काम करेगा। अब नहीं, समाजवाद तो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म समाजवाद नहीं है। ये साम्यवाद है, साम्यवाद है वो, हाँ।
अब उसके अंदर हाँ, अब जो रोल जो तुमने बनाए, एजुकेटर, प्रोटेक्टर, फार्मर और सर्विसमैन, अब इस रोल के अंदर क्या हायरार्की जरूरी है कि नहीं है? अब वो पहले समझो, उससे समझ में आएगा। क्योंकि जो कम्युनिज्म वाले सोच वो बोलते हैं कि सारे रोल बराबर होने चाहिए। क्या कोई एक रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे रोल से? उसी से तुमको वर्ण व्यवस्था की हायरार्की जो बोलते हैं वो भी समझ में आएगी कि वर्ण व्यवस्था में हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। समझे? जो वर्ण व्यवस्था, जो हमारी जो चार हमने डिवाइड किया था, जैसे तुम लोगों ने डिवाइड किया वैसे ही हमारे वेद या पुराने शास्त्र के अंदर चार में डिवाइड किया उसको, कि भाई एक हमको चाहिए, क्षत्रिय वाले लोग चाहिए, एक ब्राह्मण वाले लोग चाहिए, एजुकेटर जो होते हैं वो, और एक क्षत्रिय वाले लोग चाहिए जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, एक जो बिजनेस वाले लोग चाहिए जो वैसे का काम करेंगे, फिर एक जो लास्ट में शूद्र वाले लोग होंगे जो बाकी जो काइंड ऑफ लाइक जितने भी फिजिकल या वैसे वाले जो काम है, जैसे वो बिजनेस वाले को काम करना है वो तो प्लानिंग कर देगा, बट किसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना वो ग्राउंड लेवल पे, तो वो कौन करेगा? वो शूद्र वाले लोग काम करेंगे। तो अब इसमें हायरार्की बनाइए, मतलब इसमें चार रोल बनाए हैं, क्या उन रोल के अंदर हायरार्की के बिना पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो उसमें क्या मुश्किल आएगी ये बताओ मुझे। कि जैसे कम्युनिज्म वाले जो बोलते हैं कि सारे रोल बराबर हो सकते हैं, तो क्या वो स्टेबल है फिलोसफी? क्योंकि जब तुम वही समझोगे तभी तो तुम ये सीपीआई एपीआई ये सबको जाके समझा पाओगे ना। अगली बार जब कोई तुमके आगे रिपोर्टर आके इंटरव्यू पूछेगा तो तुमको चमका दोगे ना वहीं पे उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। वो नेचुरली बनते हैं, हाँ। तो यही चीज डिस्कस करेंगे ना कि नेचुरली क्यों बनते हैं। क्या हमारी जो नीड है, क्योंकि हमने जो सिस्टम डिजाइन किया था वो नीड के हिसाब से किया था, कि हमको फूड चाहिए, हमको शेल्टर चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको हेल्थ चाहिए। तो क्या हमारी नीड्स के अंदर भी हायरार्की है? यदि नीड्स के अंदर हायरार्की है तो वो रोल्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। राजा मंत्री चोर सिपाही ये सही है ना फॉर्मूला? द मास्टर टॉपिक। अब ये जैसे कहीं ना कहीं ना तुम इस चीजों के ऊपर सोचो भी, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ ना तुम खुद से सोचो इसके अंदर, कि तुमने सिस्टम डिजाइन किया, अलग अलग रोल डिफाइन कर दिए, क्या उसके अंदर जैसे मान लो तुम कंपनी बना रहे हो, तो तुमने बहुत सारे रोल असाइन कर दिए, तो अब क्या वो बिना हायरार्की के वो काम कर सकते हैं? कि कोई एक जो है वो मालिक ना हो? अभी जैसे हम ये बिटकॉइन की बात करते हैं, ये सब वैसा ही है ना, कि वो बिना हायरार्की का एक सिस्टम बनाने की कोशिश है जो कि लोगों के द्वारा ऑपरेटेड हो। उसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ही हायरार्किकल सिस्टम है, कि कोई सेंटर हो। क्या इन सब के अंदर कुछ सेंटर है और कुछ ऑफ सेंटर है, कि सभी लोग सेंटर में है, मतलब कि सभी लोग ऑफ सेंटर में है। तो उसमें सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात होती है ना। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो तुम देखोगे, तो जो आरबीआई के द्वारा जो गवर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है करेंसी का। और यदि उसको तुम जैसे क्रिप्टो करेंसी ये सब देखोगे तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या वो सही में डिसेंट्रलाइज सिस्टम पॉसिबल है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मैं लोगों से यही पूछता था, मगर यार कोई ना कोई तो उस पावर कंपनी को भी तो ओन करता होगा जो उस चिप को चलाने के लिए पावर करेगा। बोले क्रिप्टो ये सब काम तो प्रोसेसिंग पे ही करेंगे ना, बट वो काम प्रोसेसिंग के लिए उसको तो चाहिए तो बिजली तो यदि जो पावर को ऑन कर रहा होगा, वो तो काइंड ऑफ लाइक उसको ऑन कर रहा है ना, मतलब करेंसी को अपने आप ही वो इफेक्ट कर सकता है ना, वो सारी पावर को बंद कर दे, तुम्हारी सारी क्रिप्टो करेंसी गई कहाँ से तुम्हारा डेटा सेव रहेगा? कुछ सेव नहीं रहेगा ना फिर। तो इस चीज के बारे में तुम सोचो। बेसिकली उसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना बुक के अंदर, कि फैक्चुअल क्वेश्चन क्या थे, क्रिएटिव क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन बताए थे ना उन्होंने, फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डिबेटेबल क्वेश्चन। तो इसको हम डिबेटेबल क्वेश्चन में डाल देते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। बट हम अभी रियल लाइफ में चलते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जनरली हायरार्की होती है। जो कोई भी सिस्टम तो डिजाइन करते हो एक हायरार्की होती है, कि भाई सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उसके बाद लोकल वाले गवर्नेंस होगी, पंचायत सरपंच होगा। तो वो गवर्नेंस सिस्टम की हायरार्की है। फिर वो सिस्टम तुम देखोगे कि अब भाई जैसे बिजनेस के अंदर होगा, तो पहले सीईओ होगा सबसे ऊपर, फिर सीईओ के नीचे वो मैनेजर वैनेजर लगाएगा, फिर उसके नीचे जो सर्विसमैन जो काम करने वाले होंगे वो लगेंगे। अब वो हायरार्की क्यों चाहिए? ताकि डायरेक्शन की जो है वो कमांड की एक मूवमेंट बनी रहे। या आर्मी के अंदर भी होता है, एक एक जो है वो चीफ होगा, एक नॉर्थर्न कमांड का, साउदर्न कमांड का,
फिर उसके नीचे बहुत सारे मेजर्स होंगे, उसके नीचे बहुत सारे क्या नॉर्मल सोल्जर्स होंगे। पुलिस के अंदर भी सिस्टम होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसके नीचे जो थानेदार होगा, उसके नीचे हवलदार होगा। समझे? तो हर जगह हायरार्की तो है। अब उस चीज को हमने डिबेटेबल छोड़ दिया है कि क्या ये बिना हायरार्की के पॉसिबल है कि नहीं है। अभी हम देखते हैं कि करंट सिस्टम में, हर एक सिस्टम में हायरार्की तो है। तो वो हायरार्की को एक्चुअली में क्या है, रियल लाइफ में तुमने, अब ये तुम्हारे पास थे ये 10 पीसीज ना, एक मिनट, ये उल्टा है ना, हाँ इस साइड, ये ये तुम्हारे पास 10 लोग थे। अब तुमने उसको हायरार्की के हिसाब से असाइन कर दिया है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे कि ये ऊपर वाला कोई भी सिस्टम देख लो, इसके अंदर ये सीईओ होगा, इसके नीचे मैनेजर होंगे, उसके नीचे ये होंगे, या ये जो होगा ये प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके नीचे ये वाले लोग होंगे, उसके नीचे ये वाले लोग होंगे। तो हर एक सिस्टम के अंदर ऐसे ही है। वो हायरार्की पिरामिडिकल, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कि ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, कि वो जैसे जैसे पावर टॉप में जाती जाती है वैसे वो कम लोग उसको होल्ड करते हैं, और नीचे मैक्सिमम लोग जो है वो नीचे ही लाई करेंगे, नीचे वाले रोल्स के अंदर। ठीक है? पिरामिडिकल स्ट्रक्चर समझ गए तुम अब इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर के अंदर मुझे बताओ कि भारत का जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, अब उसने कौन कौन से रोल डिवाइड किया है, उसने गवर्नेंस सिस्टम के कौन कौन से रोल डिवाइड किए हैं? अब इस चीज का जवाब दो। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से, बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम को किन 3 या 4 भागों में डिवाइड किया है? जो तुमने डिवाइड किया ना वैसे ही, कि उन्होंने क्या क्या बनाया है? बताओ, इसका जवाब दो चैट के अंदर फटाफट। बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेरी बैड। पावर पॉइंट सीख लो पापा जी। आत्मा प्रेम ये सबको निकालो ना यार, अभी जो बात कर रहे हो उसकी बात करो ना। हाँ, भारत भारत के जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उस सिस्टम डिजाइन की गाइड बुक है, जिस सिस्टम डिजाइन से भारत का पूरा सिस्टम चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है? उस गाइड बुक के हिसाब से हमने वो सिस्टम जो डिजाइन किया है, जो सिस्टम से भारत चलना चाहिए, उसके अंदर मेन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? मेन डिपार्टमेंट है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। मतलब 3 भागों में उन्होंने उन 10 लोगों को डिवाइड किया, कि कुछ लोग लेजिस्लेशन का काम करेंगे, कुछ लोग एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, और कुछ लोग जुडिशरी का काम करेंगे। मतलब कुछ लोग ये देखेंगे कि वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ ढंग से, यदि नहीं हो रहा है तो उन लोगों को दंड मिलेगा। तो हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब ये वुड कटर का काम करेगा, ये इसका काम करेगा, ये इसका काम करेगा। तो उसके हिसाब से बना दिया कि कुछ जो रूल बनाने वाले लोग होंगे, कुछ जो है उसको रूल को एग्जीक्यूट करने वाले लोग होंगे, और कुछ लोग होंगे जो देखेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है ना, वो ये भी देख सकते हैं कि ये रूल सही है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो चक्कर उसमें क्या है कि वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है, गाइड बुक है, उसके हिसाब से वो सिस्टम डिजाइंड है। बट रियल में इको सिस्टम जो होता है वो कौन डिजाइन करता है? ब्रह्मा। तो वो गाइड बुक कौन सी होनी चाहिए? वेद होने चाहिए। जब मैं से उस इंटरव्यू में सवाल पूछा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन या गीता ऐसे, तो मैंने उनको पहले गीता बोला, फिर मैंने बोला कि एक्चुअली में यदि साइंटिफिक भी लेना है तो वेद लेना, मतलब उसको, कि वेद जो है वो एक्चुअल में क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के इकोसिस्टम की गाइड बुक है, तो तुम ह्यूमन सिस्टम भी उसी सिस्टम के हिसाब से सिंक में होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसी सिस्टम के हिसाब से सिंक में होना चाहिए ना, नहीं तो तुम अपने हिसाब से क्या कुछ भी बना लोगे क्या, मतलब क्या फायदा होगा उसका भी? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन तीन रोल ना ये, ब्रह्मा विष्णु महेश समझे। हाँ वो वैसे ही है एक्चुअली में। लेजिस्लेशन मतलब कि रूल बनाने वाला, मतलब ब्रह्मा जो होता है वो सृष्टि के रूल बनाता है, कि भाई देखो ग्रेविटेशन फोर्स होगी, उसकी वजह से धरती ऐसे घूमती रहेगी गोल गोल। उसने रूल बनाए ना, सारी फोर्सेस के रूल बनाए, सब कुछ बनाया। फिर जो चलाने वाले जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव वाले लोग हैं, मतलब एग्जीक्यूशन करने वाला जो विष्णु है। फिर जो जुडिशरी वाले लोग हैं वो महेश है, कि ज्यादा कोई बकचोदी करेगा तो क्या करेगा, त्रिशूल लेके मार दिया जाएगा उसको, डन। नहीं यार, ये कौन नहीं है यार, इसको चैट को तुम नोट नहीं कर रहे हो ना, ये कुछ भी बातें कर रहे हैं चैट के अंदर अभी।
ये टेंस के लिए कुछ टिप्स, ये टिप्स इसको निकालो ना, ये इकबाल अहमद, क्या है ये टेंस के लिए कुछ टिप्स मतलब क्या है? ये फिर से वही टेंथ एट्थ पेट चीज है। अरे भाई तुमको मेन चीज जो पढ़ा रहे हैं, तुमको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। तुमको क्लास के पास करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो वही बता रहा हूँ तुमको। क्या पागल इंसान हो तुम? मतलब ये सबको सीखना चाहिए ना, ज्ञान तो सबको सीखना चाहिए। अब तुम लोग कर रहे हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, ये इन सबको निकालो ना यार, ये इसका इकबाल अहमद को तुम कर क्यों नहीं रहे हो? ये कैसे कर रहे हो मॉडरेटर्स? ये सब चैट को क्लियर करो ना फिर से। हाँ, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन वाले लेके आओ ना। व्हाट इफ रूल्स आर ब्रोकन टू डू समथिंग गुड? रिवर बिकम्स फ्लड, rain becomes thunder, like in Kedarnath or any other big case when flood came to make peaceful situation। मतलब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि फाइनली ये हम उस लेवल में बात कर रहे हैं ये, कि इको नेचर सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो, कि फ्लड भी आ सकती है, कि वो हो सकता है नेचर का सिस्टम ह्यूमन के सिस्टम को सुपरसीड कर जाए, कि भाई हमने डैम वैम बना के रखे हुए हैं, ये सब करके रखे हुए हैं, बट वो नेचर की फोर्सेज जो उसको ओवर पावर कर दे और तुम्हारा सारा जो सिस्टम जो बनाए हो हवा में चला जाए। जैसे कि कोविड आया। हाँ, तो कोविड में हमने जितने भी सिस्टम बनाए हुए थे कि हाँ ये ऐसे काम करेंगे वैसे काम करेंगे, उस नेचर ने वो सारे सिस्टम को हिला दिया। तो वो जो नेचर का जो सिस्टम था वो ह्यूमन के सिस्टम से हावी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमने ऐसा बना के रखा हुआ है कि ह्यूमन सिस्टम ही काइंड ऑफ लाइक हावी होता रहता है नेचर सिस्टम के ऊपर। बट बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि नेचर का सिस्टम हावी हो जाता है वापस, जो कि अभी आने वाले टाइम में और होगा। धीरे धीरे, क्योंकि हम नेचर की सिस्टम की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे ना अभी। हम्म। व्हाट विल हैपन आफ्टर गोल्डन एज, ये सब निकालो ना, ये क्या है? पर अगर जुडिशरी गलत हो तो उसका कौन पुनिश करेगा? हाँ, अब तुम समझे। अब ये सिस्टम डिजाइन की ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, कि यदि जुडिशरी गलत हो, कि वो सीजीआई ये डिसाइड करेगा कि वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, बट ये कौन डिसाइड करेगा कि वो जो सीजीआई है वो एक्चुअल में वो समझ रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी हुई चीज को सही तरीके से? ये कौन डिसाइड करेगा आप? तुम समझ रहे हो? तो सिस्टम डिजाइन में हमेशा ये ट्रिक तुमको समझ में आएगी, कि कहीं ना कहीं उसको तुम परफेक्ट सिस्टम कैसे बनाओगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे उन्होंने इसी चीज के ऊपर माथापच्ची की ना, कि भाई कैसे डिजाइन करे यार कि वो पावर का बैलेंस भी बना रहे, वो सब एक दूसरे को चेक करते रहे मतलब। बट ऐसे ना हो कि कोई ऊपर चला जाए। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का जो सिस्टम डिजाइन है, गवर्नेंस सिस्टम जो भारत में डिजाइंड है, वो उसके हिसाब से डिजाइन किया ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना इसने, कि क्या हो यदि जुडिशरी, तो उसके हिसाब से तो ये पूरा अन्ना का आंदोलन क्या था, वो वही तो था। तो उन्होंने बोला कि अब इन सब के ऊपर एक और सिस्टम होना चाहिए, लोकपाल। चौथे चीज चाहिए हमको, कि अब ने कुछ लोगों को रोल देना है लोकपाल का रोल, जो कि इन तीनों सिस्टम के अंदर करप्शन को चेक करेगा, जुडिशरी के अंदर भी। बट वो कौन हो गया, अब उसको कौन चेक करेगा? फिर से फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि ह्यूमन सिस्टम जो है वो गवर्नेंस सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो काइंड ऑफ लाइक जब तुम धर्म को समझोगे ना, जैसे हम स्टार्टिंग में बात की थी कि धर्म में एक डायनेमिक चीज है, वो कोई स्टैटिक चीज नहीं है, कि एक बार तुमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया एक बुक कि ऐसे चलेगा ये सिस्टम और उसके हिसाब से चलाते जाओ, ऐसा नहीं होता है। तुमको हमेशा प्रेजेंट टाइम में रह के उस चीज को लाइक हमेशा वो मॉडिफाइंग होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए वो, कि प्रेजेंट सिचुएशन आ तो। और डायनेमिज्म के लिए भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने जैसे प्रोविजन किए कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हो। बट वो अमेंडमेंट वो उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके से कर रखे है, मतलब वो उसके रूल, कि वो ऑलमोस्ट लाइक वो स्टैटिक ही है वो सिस्टम। जैसे भारत का सिस्टम तो कितने साल के बाद इनकम टैक्स चेंज हुआ यार, इनकम टैक्स बिल। मतलब अभी तक उसी वो उसी फॉर्मेट में चल रहा था, और कितने साल रूल वगैरह तो वो 100 100 साल के अभी वैसे ही चल रहे हैं। तो डायनेमिज्म जो है ना, कि आज की सोसाइटी के हिसाब से क्या चाहिए, जैसे ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं लोग, कि अभी ये आईटी टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी बिल लेके आओ, अब उसको कैसे तुमको गवर्न करना है। अब एआई आ गई तो एआई की गवर्नेंस के लिए हमको कुछ वो बनाना पड़ेगा सिस्टम, कि भाई ऐसे ऐसे अलाउड है, ये ऐसे ऐसे अलाउड नहीं है, ये वाली चीज पनिशेबल होगी, ये वाली चीज नहीं होगी। तो उसके हिसाब से तुम सिस्टम डिजाइन के अंदर लेजिस्लेशन लाके मॉडिफिकेशन करते जाओगे। इतना समझ में आया सबको अभी तक? ये सो गए हो? तो कुछ भजन वजन करने हैं बीच में? नहीं नहीं, वो ठीक है ना, वो जिसको सीखना होगा वो सीखता जाएगा। और हम एग्जाम एग्जाम की तो टेंशन ले नहीं रहे ना। ठीक है, वो एग्जाम को तुमको यदि एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पढ़ते जाओ। हम क्या कर सकते हैं भाई, तो क्लियर होके चले जाओ। जिस इंसान को रियल में समाज की समझ होगी वो एक्सेल हो जाएगा, उसको बिना डिग्री के भी एक्सेल हो जाएगा वो, जो कि उसको सही में समझ में आता है काम कैसे करती है चीजें। बाकी जो ज्ञान लेके जो बैठा हुआ है, ये वही एग्जाम्पल है ना, ये थ्री इडियट्स वाला ही।
वो डिग्री क्लियर कर करके बड़ी कंपनी में जॉब ले लेगा, वही क्रैविंग कर करके करता रहेगा, बट उससे रियल में कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला ना उसपे, जो उसको पता ही नहीं है रियल में सोसाइटी कैसी कंस्ट्रक्टेड है। थियोरेटिकल नॉलेज बस। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी तक तुमने, अभी दूसरे वाले पार्ट के अंदर हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले कि सिस्टम डिजाइन के अंदर 10 लोग थे, 10 लोगों को हमने रोल अलॉट किया अलग अलग। ठीक है, अलग अलग रोल के बाद उसकी हायरार्की क्रिएट हुई। तो इन 10 लोगों को हमने क्या किया, चार बना दिए, अलग अलग भाग बना दिए। अब जब ये ऐसे हो गया ना, हाँ हाँ, ये हमने, अभी दिख रहा है ना क्लियर? हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिकली ये थे इतने सारे, हमने उसको क्या किया, अलग अलग रोल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब पहले से सब सर्कल ही थे, ये मान के चलो सब बराबर बराबर थे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स थे सब। अब ह्यूमन बींग्स से हमने किसी को बना दिया कि तुम ये हो, जो ये क्या बताया था उन्होंने, राजा मंत्री चोर सिपाही, वैसे कि अब तुम राजा हो, तुम मंत्री हो, तुम चोर हो। उसको अलग अलग आइडेंटिटीज दे दी। आइडेंटिटीज देके हमने उसको हायरार्की में अरेंज कर दिया कि राजा सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे मंत्री होगा, उसके नीचे सिपाही होगा, और उसके नीचे चोर होगा। ठीक है, तो ये हायरार्किकल पिरामिडिकल सिस्टम बन गया। अब फिर उसके बाद हमने समझा कि ये हायरार्किकल पिरामिडिकल सिस्टम भारत के गवर्नेंस के अंदर, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नेंस सिस्टम डिसाइडेड है, उसके अंदर कैसे काम करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? Can social capital be institutionally by means of official public state organization developed? सोशल कैपिटल, ये सब बातें बात करेंगे ना सोशल कैपिटल की, सोशल कैपिटल होती क्या है, पहले वो डिस्कस करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी हम एडवांस कैसे करें, कैसे सिस्टम को बेहतर बनाए, इन अकॉर्डिंग्स टू अवर रूट्स इन धर्मा। हाँ, तो ये तो डिस्कस करेंगे ना। ये तुम तो लोग ये सोचो ना अभी, अभी जैसे तुम ये सोच रहे हो, इसका मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं सिस्टम तो समझ में आ ही गया है ना भाई। ठीक है, अभी तुमको ये बेसिक ये चार डायग्राम समझ में आए। ठीक है, कि सिस्टम के अंदर तुमने, अब हम ह्यूमन सिस्टम के अंदर आ गए हैं। स्टार्टिंग में हमने पूरा पढ़ा कि इकोसिस्टम होता है, ह्यूमन सिस्टम होता है, उसकी जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ह्यूमन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब ह्यूमन सिस्टम तुमको डिजाइन करने की प्रॉब्लम दी मैंने कि भाई 10 लोग तुम्हारे पास है, और 10 लोग में से तुमको रोल देने हैं, क्या क्या रोल दोगे और कैसे कैसे दोगे, ताकि वो इंसान का जो सिस्टम है इफेक्टिवली चलता रहे। अब उसके अंदर हमने जैसे रोल डिसाइड किए कि राजा मंत्री चोर सिपाही के हिसाब से मान लो, जैसे कुछ कुछ लोगों ने अपने अपने सिस्टम बनाए। उन्होंने बोला कि मैं 10 लोगों को मैं तो ऐसे ऐसे बनाऊंगा, मैं 2 लोगों को ये बनाऊंगा, 3 लोगों को ये बनाऊंगा, 4 लोगों को ये बनाऊंगा। अब किसका सिस्टम ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, वो एग्जीक्यूशन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुमको अपना अपना सिस्टम बनाने के लिए मिला गया है। अब उसके अंदर फिर हायरार्की आई कि इसके अंदर जो अब वो हायरार्की क्यों आई, क्योंकि कोई ना कोई चाहिए टॉप के ऊपर, ताकि वो उसके अंदर ऑर्डर के अंदर है सिस्टम, कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ताकि जब कोई डिस्प्यूट हो आपस में, तब उसको सोल्व कौन करेगा। तो यदि सभी लोग इक्वल हो गए, तो उस डिस्प्यूट को तुम कैसे सोल्व करोगे। तो इसके लिए हायरार्की की बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा कि जो उसको रिजोल्व करे। अब 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया सिस्टम के अंदर कि भाई ये फार्मर मेरा को सही से खाना नहीं दे रहा है, वो जो आर्मी वाला बोलता है कि ये फार्मर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, ये मेरे को ढंग से खाना नहीं दे रहा है, या फार्मर बोला है कि आर्मी वाला ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये मेरे को ढंग से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। तो उस डिस्प्यूट को कौन सोल्व करेगा। तो उसके लिए हायरार्की होने की जरूरत है। अब उसके बाद हमने समझा कि भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसके कौन कौन से रोल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने देके रखे हैं। क्योंकि अभी जो भारत का गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो किताब है उसके हिसाब से चल रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब है क्या एक्चुअली में? ठीक है, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। अब उसके बाद हमने सोचा गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब धीरे धीरे ना इसको एजुकेशन के हिसाब से पूरी स्ट्रीम को ना कैलिब्रेट करते जाएंगे, कि जैसे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम डायग्राम बना बना के अपलोड कर सकते हो। कि जैसे मैंने पूछा कि ओलिगार्की सिस्टम का ये डायग्राम बना के दिखाओ मेरे को, कि उसकी हायरार्की जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है वो क्या से होगी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एक डिक्टेटरशिप का हायरार्किकल मॉडल क्या होगा। अब वो इसे ऐसे ही डायग्राम के अंदर बताओ मेरे को। ये जो हमने डायग्राम जो बनाया था ये वाला, ये जो डायग्राम है, अब इसके अंदर तुम डिक्टेटरशिप की हायरार्किकल सिस्टम बना के दिखाओ कि डिक्टेटरशिप की हायरार्किकल सिस्टम कैसे होगी। डिक्टेटरशिप के अंदर क्या क्या लेवल होंगे बताओ। एक डिक्टेटरशिप का गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसका ये वाला डायग्राम पिरामिडिकल डायग्राम क्या होगा। उसके अंदर सबसे टॉप पे कौन होगा? अरे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। डिक्टेटरशिप का जो सिविलाइजेशनल सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, उसके अंदर तुम्हारा सबसे टॉप में कौन होगा हायरार्किकल मॉडल के अंदर। पिरामिड के टॉप में कौन बैठा होगा? पिरामिड के टॉप में बैठा होगा डिक्टेटर। नहीं नहीं, वो प्रेसिडेंट और किंग भी नहीं है। वो डिक्टेटर सिस्टम मतलब वही है कि वो डिक्टेटर है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप का जो डायग्राम यदि तुम देखोगे ये पिरामिडल डायग्राम, तो उसके अंदर बीच वाली लेवल्स तो होंगे ही नहीं। क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर बीच वाली लेवल्स नहीं होती है। डिक्टेटरशिप के अंदर होता है कि भाई एक मैं हूं और एक बाकी सब लोग हैं। तो उसका जो पिरामिड है वो बीच में से खोखला होता है। ये ऐसा पिरामिड है उसका ना। हाँ, डिक्टेटरशिप का जो पिरामिड होगा वो इस टाइप का होगा। एक ऊपर है और उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो बीच में से खोखला होगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटर किसी से बना नहीं है। अब जैसे हमारा जो ये लेजिस्लेटिव जुडिशरी और जो ऐसे वाली वाला जो सिस्टम है, अब उसके अंदर तो वो उन्होंने इंटर उसको बांध के रखा हुआ है कि ये इसको चेक करेगा, ये इसको चेक करेगा। वो डिक्टेटरशिप के अंदर वो कोई चेक करने वाला नहीं है उसको। तो एक बंदा ऊपर है और बाकी सब लोग नीचे हैं। प्रधान होता है डिक्टेटर हिमसेल्फ, हाँ। पिरामिड के ऊपर एक राजश्री होगा, हाँ। पिरामिड में बेसिकली ऊपर एक पॉइंट होगा और सब लोग बाकी बॉटम में होंगे। डिक्टेटरशिप गवर्नेंस सिस्टम मॉडल के अंदर ऊपर एक पॉइंट होगा, मतलब ऊपर एक बंदा होगा जो डिक्टेटर होगा, और बाकी सब लोग समान होंगे इसके हिसाब से, और बाकी सब लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में होंगे। तो एक टॉप ऑफ द पिरामिड है और बाकी सब लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, और बीच में वो खोखला होगा वो पिरामिड स्ट्रक्चर। अभी ये थोड़ा चिल भी करते हैं, मतलब गेमिंग वेमिंग भी करते हैं, अभी थोड़ा सेटअप इतना हुआ नहीं है। मैं इसको भी थोड़ा सा कम ही रखूंगा। थोड़ा जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया ना, ये काफी पढ़ा दिया लाजो कि तुम लोगों को, मुझे लग रहा है कि ज्यादा पढ़ाएंगे तो वो चला भी जाएगा दिमाग के ऊपर से। अब गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया का हम पिरामिडिकल स्ट्रक्चर यदि बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या है। सबसे टॉप में कौन है? जैसे हमने अभी रोल डिसाइड किए थे, तो उन्होंने कौन कौन से रोल बनाए हुए हैं? लेजिस्लेशन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, है ना? बोलो हाँ। उसके बाद जुडिशरी। क्योंकि इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं ना हमारे वाले सिस्टम को।
ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो उसके अंदर होता क्या है, अब ये तो चीन गवर्नेंस के पार्ट है, उसके बाद लेकिन होते आम जनता, मतलब बेसिकली जो सबके पास राइट होते हैं। तो इसके अलावा क्या होगा, ये तीन हो गए, वन में देखो सोसाइटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो है लोग, वो मान लो कि एक बिजनेस वाले लोग हैं। फिर उसके बाद एक है जो लेबर क्लास, मान लो उसको। बिजनेस और लेबर ये इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हो गया। इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स और जो काम करने वाले, वो यही है ना सब। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये बेसिक रोल्स है, हाँ। और इन सब के पास है वोटिंग पावर। और वोटिंग पावर से ये सब सेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए गाइड बुक ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो इसको मैंने इंडिया के सिस्टम को जैसे ये मेन 5 भागों में डिवाइड किया है। ये दिख रहा है तुमको इस साइड वाला, ये लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बिजनेस लोग एंड लेबर लोग। इसके अलावा कोई और रोल है अपनी सोसाइटी में, मतलब जो काम करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, यही करते हैं ना मोस्टली। तो अपनी सोसाइटी के अंदर कोई बच गया ऐसे रोल, बताओ मेरे को। हाँ हाँ, ये मॉडरेशन वाला मैं चेक करूंगा ना आज, बेसिकली स्ट्रीम होने के बाद। इसको मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा कि क्या क्या दिक्कत कहाँ पे कैसे कैसे हुई। बट अभी के लिए बेयर कर लो ना, अभी जो जो डिस्कस कर रहे हो उस पर फोकस करो ये थोड़ा सा। अभी देखते हैं ना ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये अभी तो सिस्टम डिजाइन ही करे ना। अभी इन लोगों को मैंने एग्जीक्यूशन का काम दिया है कि भाई मैं जो रूल बना रहा हूँ तो उसको एग्जीक्यूट कराओ ढंग से। अब फिर वो देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर हम फिर बाय द जुडिशरी का काम करेंगे कि इन लोगों के काम को चेक किया जाएगा। ये जो मॉडरेटर्स है, तो इन वे क्या है, मतलब जैसे मैं लेजिस्लेटर हूँ इस वाले सिस्टम में, कल की वर्ल्ड के सिस्टम में मैं लेजिस्लेटर हूँ, ठीक है। जो मॉडरेटर्स है वो क्या है, एग्जीक्यूटर्स है। मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हाँ इस टाइप का करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उसके बाद तुम जो लोग हो, बाकी लोग क्या हो, तुम्हारा क्या रोल है। तो समझे, वो वैसे ही है ना, वो सिस्टम डिजाइन ही है एग्जैक्टली जैसे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पब्लिक सर्विस, आर्मी, पुलिस। इसके अलावा मान लो मैं भारत की पॉपुलेशन को देखूं, तो लोग क्या क्या काम करते हैं। तो कुछ तो गवर्नेंस वाले सरकारी जॉब्स है, मतलब मतलब ये नौकरी के हिसाब से देख लो ना इसको, कि कौन कौन सी नौकरियां होती है। एक तो सरकारी नौकरियां सारी, ये जो होती हैं लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब ये सरकार है, मतलब ये गवर्नेंस वाली सरकारी नौकरियां। उसके बाद होती है प्राइवेट नौकरियां, मतलब बिजनेस वाले लोग और लेबर वाले लोग। दो दो क्लास है उसके अंदर, ठीक है। ये 3 क्लास होगी सरकार के अंदर, ये 2 क्लास होगी प्राइवेट के अंदर। जो पब्लिक और प्राइवेट का डेफिनेशन के हिसाब से चलता है ये सिस्टम, कि ये पब्लिक गवर्नेंस होगा, ये प्राइवेट गवर्नेंस होगा। प्राइवेट गवर्नेंस मतलब कि प्राइवेट के अंदर भी तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरे रूल्स मेरे हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कैसे होंगे। वो गवर्नमेंट के रूल्स का ही सबसेट होगा, बट वो वहां पे तुम डिजाइन कर सकते हो उस गवर्नेंस को, समझे। अब
अब इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा छोटा ही रखते हैं। मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करके, अब इस स्ट्रीम की सेटिंग वेटिंग को भी देख के, अब इसको अ, हल्के से देखते हैं कि वीडियोस वगैरह में कैसे डालना है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट जो समझ में आया, मुझे लग रहा है लोगों पे समझ में तो आ रहे हैं, क्योंकि वो डिस्कशन तो उसके अराउंड कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तुम एग्जैक्टली वो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर बात नहीं कर रहे हो, बट फिर भी तुम बात तो उसके अराउंड ही कर रहे हो। इसका मतलब तुमको समझ में तो आ रहा है कि पब्लिक गवर्नेंस एंड प्राइवेट सर्विस, नहीं नहीं, पब्लिक गवर्नेंस एंड प्राइवेट गवर्नेंस, दो टाइप की गवर्नेंस है हमारी। हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट है। एक पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक गवर्नेंस मतलब कि जो सरकारी नौकरियां होती है, ठीक है। एक है प्राइवेट गवर्नेंस, मतलब जो प्राइवेट नौकरियां होती है। प्राइवेट नौकरी होने का मतलब क्या है? नौकरी होने का मतलब इन वे तो वही है ना, रोल, धर्म, कि तुमको भाई एक रोल मिला है सिस्टम में असाइन करने का, तो वो तुम्हारी नौकरी है ना इन वे, कि तुमको वो काम करना है। जैसे हमने बनाया ना, वुड कटर बनाया, एक को फार्मर बनाया, तो सबको नौकरी तो दी। तो अब यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि अब वो पब्लिक गवर्नेंस के अंदर भी नौकरी तुमको मिल सकती है, प्राइवेट गवर्नेंस के अंदर भी मिल सकती है। प्राइवेट गवर्नेंस के अंदर तो मोस्टली दो ही मॉडल बनेंगे, कि एक तो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो बिजनेस वाले लोग होंगे, जो वैश्य वाले वो होंगे, और एक जो लेबर का जो काम करेंगे, जो शूद्र वाले होंगे वो होंगे। ठीक है, दो हो गए इसके अंदर पार्ट। और पब्लिक गवर्नेंस के पार्ट कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये प्राइवेट गवर्नेंस के अंदर तुम मीडिया भी डाल सकते हो, कि बिजनेस, लेबर और मीडिया। या मीडिया को थर्ड मान लो, कि जो कि ओवरसियर होगा इस सबका बट वो उसको इंक्लूड कैसे करेंगे? मतलब वो है तो प्राइवेट ही ना मीडिया भी, पब्लिक तो नहीं है। एक्चुअली मीडिया देखा जाए ना तो इन दोनों के बीच पे है। मतलब मीडिया को जो पावर्स होती है, वो कहीं ना कहीं वो पब्लिक वाली पावर्स भी अपने आप ही मिल जाती है उनको, कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो किसी को भी शूट कर सकते हैं, वो किसी के भी मुंह में माइक दे सकते हैं जाके। देखिए वो प्राइवेट गवर्नेंस के रूल अप्लाई नहीं होते उनपे। जैसे न्यूज चैनल्स वाला का बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो अपने आप ही, तुम कॉपीराइट नहीं लगता उसके ऊपर, कि मतलब किसी इंसान को तुम शूट करके डाल सकते हो, बट उसका तुमको कॉपीराइट नहीं देना पड़ेगा। जैसे तुम प्राइवेट में मान लो किसी का फोटोग्राफी करके शूट करते हो, तो तुमको मॉडर्न रिलीज एग्रीमेंट साइन कराना पड़ता है, कि भाई इस इंसान की फोटो मैं बेच रहा हूँ, इस इंसान ने हाँ भरी है। बट न्यूज वालों को बेचना नहीं पड़ता वो। तो वो एक्चुअली ना तो प्राइवेट है ना पब्लिक है, वो बीच में अटके पड़े हैं मीडिया वाले। ये कौन सा किसी को क्या बोलेंगे? प्राइवेट गवर्नेंस, पब्लिक गवर्नेंस, समझ में आया? अब भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके दो पार्ट है। एक प्राइवेट गवर्नेंस का पार्ट है, एक पब्लिक गवर्नेंस का पार्ट है, और एक तीसरा पार्ट तुम बोल सकते हो कि मीडिया का पार्ट है, और जो कि प्राइवेट और पब्लिक कहीं पे भी चले जाते हैं, मतलब उनकी मिक्स की पावर्स है यहाँ पे। मतलब वो प्राइवेट बिजनेस भी है, जैसे सारे न्यूज चैनल प्राइवेट बिजनेस भी होते हैं, बट इन ए वे उनको कहीं ना कहीं लाइक अननोइंगली या अननोइंगली, लाइक वो पब्लिक गवर्नेंस वाली भी पावर्स है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर भी जाता है तो वो रिपोर्टर्स को अपने साथ लेके जाता है ना, वैसे तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट गवर्नेंस का पार्ट है वो, बट वो फिर उसको लेके क्यों जा रहा है? तो वो पब्लिक गवर्नेंस का पार्ट भी बन जाते हो अपने आप ही, क्योंकि वो जरूरत इतनी ज्यादा है उसको, बट वो दोनों बीच में रहते हैं वो लोग। यस दे आर बोथ, है ना? सही सही समझा ना हमने? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही समझ रहा हूँ ना ये सारी चीजें, साथ ही देख देख के, कि हाँ ऐसे लाइव कि ऐसा भारत के अंदर ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो सब ऐसे डिवाइडेड है। अब भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब पूरे तरीके से बताओ, कि अब डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन को प्रायोरिटी मिली हुई है, लेजिस्लेशन हायरार्की के अंदर टॉप में है। क्योंकि यदि लेजिस्लेशन हायरार्की में टॉप पे नहीं होगा, तो उसको कभी भी तुम डेमोक्रेटिक सिस्टम बोल ही नहीं सकते। क्योंकि तुम जजेस को तो तुम चूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि यदि जुडिशरी लेजिस्लेशन से ऊपर हो गया, तो जजेस तो प्राइवेटली असाइंड है, तो वो तुम्हारे हाथ में पावर थोड़ी आई। अब तुम सारे लोग वोट करके सीजीआई को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है वो पावर, बट तुम्हारे हाथ में वो पावर गवर्नमेंट के थ्रू हो सकती है, लेजिस्लेशन के थ्रू, कि तुम्हारे हाथ में पावर है कि तुम लेजिस्लेटिव चीज को असाइन कर सकते हो।
बट वहां पे आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो यही हो रही है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन से ऊपर जा रही है, तो जनता जो चाहती है वो उसको सुपरसीड कर देती है। तो एक्चुअली में भारत का सिस्टम जो देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि भारत में सब लोग तो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, बट वो सुप्रीम कोर्ट बैठ के डिसाइड कर लेगा कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे हुआ? डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तो वही होगा ना कि ज्यादा लोग जिसको वोट करे, ज्यादा लोग जो चाहे कि ये चीज हो और वो चीज हो, कि जनता की वोटिंग के हिसाब से डिसाइड हो। बट ये तो वोटिंग के हिसाब से भी डिसाइड नहीं हो रहा है। तो यदि तुम सही में ट्रुथ में देखो तो भारत का सिस्टम वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी यदि 90% पॉपुलेशन भी एक पर्टिकुलर राय रखती होगी, जैसे गाय वाला ही है कि अब गाय को राष्ट्रीय जो है वो घोषित होना चाहिए या अब गाय को मारना बंद होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस एग्री करेंगे इससे। ठीक है, इस मुद्दे में वोटिंग कराएंगे तो वो यस आएगी। बट अब वो सीजीआई बैठ के डिसाइड कर लेगा अकेले एक इंसान कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। बट अब वो सीजीआई को तुम इलेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तो पावर है ही नहीं और वो असली पावर तो वो लेके बैठा हुआ है, ये जुडिशरी वाले लेके बैठे हुए हैं कि किसी भी रूल को हाँ ना बोल देते हैं। अरे तो फिर जनता के पास पावर कैसे आई? जनता के पास तो पावर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने की है। यदि वो प्राइम मिनिस्टर को भी वो सीजीआई ओवर रूल कर सकता है तो वो कैसे सिस्टम डिजाइन होगा? वो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो नहीं है ना वो। समझ में आया तुमको यहाँ तक बात? अभी हम उसको सिस्टम डिजाइन की जो नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज करके मैं तुमको समझा रहा हूँ कि वो कैसे होता, कैसे चक्कर चलता, कैसे ये कोई भी चीज होती है तो कैसे चलती है। इस वाले सिस्टम के अंदर, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है जिसके अंदर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी है। एक प्राइवेट गवर्नेंस सिस्टम है जिसके अंदर बिजनेस और लेबर है। ठीक है, और एक एक जो मीडिया है जिसके बीच में है। अब वहां पे हम देख रहे हैं कि क्या हमारी जो जो पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम है, क्या उसके अंदर हायरार्की है? हायरार्की है तो वो कैसी है? और एक्चुअल में किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हायरार्की के अंदर टॉप में कौन रहना चाहिए? किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हायरार्की के अंदर टॉप में लेजिस्लेशन ही रहना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन को ही तुम चूज कर सकते हो वोट के थ्रू। यहां तक समझ में आया? आइए, ट्रोल वालों को ये निकाल क्यों नहीं रहे लोग, ये मॉडरेटर्स वगैरह? निकालो ना यार इनको। व्हाट आर दी फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान ये सब क्या है? गवर्नमेंट भी लोग ही चुनते हैं। हाँ, लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, बट तुम समझ नहीं रहे हो, जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी निरस्त कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो हटना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेशन बना दिया उन्होंने, अब लोगों ने गवर्नमेंट को चूज किया है, लोग भी चाहते हैं कि हटना चाहिए। बट अब जुडिशरी वाला आपको बोलेगा कि नहीं ये नहीं हट सकता। तो अब तुम वो बताओ कि असली पावर किसके पास है अब? तो क्या वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है? क्या उसके अंदर पावर सही में लोगों के पास है? अब इसका जवाब दो ना। और बाकी सब चीजें वो डिस्कस मत करो ना। अभी इस वाले अब जो करंट टॉपिक है, अब तो मैं तुमको सिंपल तरीके से करंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो सिस्टम डिजाइन हमने समझा, जो गवर्नेंस डिजाइन हमने समझा, अब उसको हम लाइव देख रहे हैं कि आज के समाज में वो कैसे यूज हो रहा है। जुडिशरी डिक्टेटर बन जाती है, एग्जैक्टली exactly। आज के टाइम में जुडिशरी डिक्टेटर ही बनी हुई है, क्योंकि जुडिशरी अपने आप में इलेक्ट करती है कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन ये जज बनेगा। वो जज आपस में चूज कर रहे हैं। उन जज को, पावर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मतलब जज को जैसे वालों को मान बोलेगा भी उनके अगेंस्ट तो अब मानना लगा देंगे तुम्हारे अगेंस्ट, कि उनके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे लेजिस्लेशन के अगेंस्ट तुम बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी बोल सकते हो, बट जुडिशरी के अगेंस्ट तो मीडिया भी नहीं बोल सकता है। तो जुडिशरी बेसिकली डिक्टेटर बन गया है। तो वो सही में जो सिस्टम जो चल रहा है, इन अ वे तो वो वही चल रहा है, डिक्टेटरशिप सिस्टम बाय जुडिशरी। समझ में आया ये? एग्जैक्टली जो बोल रहे हो। अब जजेस को तुम ये भी नहीं बोल सकते खराब काम कर रहे हैं, वो तुमको अवमानना का केस लगा के और फिर तुमको जेल के अंदर डाल देंगे। अरे क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हम? मतलब ये कैसी पावर है कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई? मतलब वो जुडिशरी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, वो डिक्टेटरशिप है। मतलब कि यहाँ पे ना तो ये लोग मीडिया इनको स्क्रूटनी कर सकता है, ठीक है, ना ही इस जज को कोई हटा सकता है, ना ही इन लोगों का तुम करप्शन चेक कर सकते हो, जो आपस में चेक करते हैं। वो लोग जो जज कोई करप्ट है कि नहीं है वो तुम बाकी लोग चेक नहीं कर सकते।
वो जुडिशरी वाले ही दूसरे जजेस ही चेक करेंगे। मतलब ये कैसा रूल हुआ? हाँ, मतलब पुलिस जाके क्यों नहीं चेक कर सकती उनका सिस्टम की सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो पुलिस के सिस्टम के अंतर्गत क्यों नहीं आते वो लोग? हाँ, तो डिक्टेटरशिप में तो जी रहे हैं। जुडिशियल डिक्टेटरशिप के अंदर जी रहे हैं अब। क्योंकि जो जुडिशरी है, वो उसके पास पूरा राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करे, वो कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब फाइनल से उनको देके रखा हुआ है कि भाई तुम किसी भी डिसीजन को स्टे कर सकते हो। कैसे, क्यों कर सकते हो तुम स्टे? जब जनता ने वो लेजिस्लेशन बनाया है, जब जनता चाहती है कि भाई वक्फ बोर्ड जो हटे, ठीक है, ये जो एक्ट है ये हटे, हमने उसका नया रूल बना दिया। सारे लोग भी यही चाहते हैं कि रूल बने इसका, ये हटे, ये खराब है। तो जो समाज की जो धारणा है, समाज के जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए जिसका, उसका तो रिस्पेक्ट हो ही नहीं रहा ना। वो तो एक पर्टिकुलर 3 लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मान के ये डिसाइड कर सकते हैं अभी कि ये चीज ऐसे होगी, समाज के अंदर ऐसे नहीं होगी, कि उनकी इंटेलिजेंस बाकी इंटेलिजेंस से मतलब सुपरसीड करती है। तो वो डिक्टेटर सिस्टम हुआ ना, जैसे हमने जो बनाया था गवर्नेंस का, डिक्टेटर सिस्टम हुआ कि अब वो उनको अपॉइंट कौन करेगा, वो आपस में अपॉइंट करेंगे। उनके करप्शन की जांच कौन करेगा, वो आपस में ही करेंगे। ये मतलब इस लाइक कि मैं ही बताऊंगा कि ये चीज गलत है, और ये मेरी चीज गलत है, इस पे जांच कौन करेगा, वो भी मैं ही करूंगा। अपॉइंट मैं अपने आप को अपॉइंट कौन करेगा, वो भी मैं ही करूंगा। हाँ, बाहर से कोई चेक ही नहीं है उनके ऊपर। जुडिशरी वाले के ऊपर अभी करंट इंडियन सिस्टम के अंदर बाहर से कोई चेक ही नहीं है कि यदि कोई मान लो हो गया वाले ऐसे वाला काम, मान लो कोई जज है, मान लो वो भ्रष्ट है, ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? वो तो पूरी देश की डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वो कैसे डिसाइड कर सकता है? वो तो एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अब एक्ट के हिसाब से अब बहुत सारी चीजें तो भारत के अंदर एक्ट के हिसाब से होने नहीं दे रही ना, और जुडिशरी एक्चुअली एक्ट को नहीं होने देने में हेल्प करती है। कि अब जो भी है, प्लेसेस ओवरसीज एक्ट भी है, अब उसके अंदर ही बोला कि अब ये 1990 के बाद भी जो है ये उसके हिसाब से होगा। अब मान लो जनता जो चाहती है कि वो उसके हिसाब से ना हो, तो हम नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे। अब वो नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे तो वो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी तो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंडमेंट कर सकते हो। बट वो फिर उसके अंदर वो टेक्निकल प्रॉब्लम घुसा देंगे कि ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है। अरे तो क्या मूल भावना फिक्स हो गई है क्या? क्या मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या वो जो 4 लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उनको ही सारा ज्ञान था? हाँ, अब हमारे पास ज्ञान नहीं है, मतलब हम लोग उसको डायनेमिक सिस्टम बना ही नहीं सकते। वो एक बार किसी ने किताब लिख के छोड़ दिया, अब उसको फॉलो करना पड़ेगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कि इसको बदला नहीं जा सकता भाई इस किताब को। अब वो कुरान बन गया वो, कि इसको कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई इसको कुछ नहीं बोल सकता है। अब ये डेफिनेट बुक हो गई है। हाँ, भोजन ग्रहण करेंगे अभी। ये कंप्लीट कर देता ना, फिर उस टीम को ऑफ ही कर देंगे। थोड़ा एक दो भजन वजन चला के। अब मैं तुमको बेसिकली गवर्नेंस सिस्टम समझा के इंडिविजुअल्स का क्या रोल होता है, और उसके बाद मैंने तुमको रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी दिए कि भारत के अंदर देखो, जैसे क्या डेमोक्रेसी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कैसे पावर होनी चाहिए लोगों के पास, क्या वो सही में लोगों के पास पावर है, एक्चुअली में पावर किसके पास है, क्या लेजिस्लेशन के पास पावर है। जैसे कि इंटरव्यू में से रिपोर्टर ने पूछा ना कि आपको एक दिन के लिए यदि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे? मगर प्राइम मिनिस्टर बना के तो कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं एक बिल पास करूंगा, वो आगे दे जाकर वो सुप्रीम कोर्ट जज उसको स्टे कर देगा। मतलब क्या पावर है? वहां मुझे पावर ही देनी है तो एक दिन के लिए डिक्टेटर बनाओ, कि वो सब लोग मेरे को कोई चेक नहीं कर पाए। तब होगी ना असली पावर। तो एक दिन के लिए बना रहा, एक ही दिन के लिए बना रहा है, तो कम से कम पूरी पावर तो दो एक दिन के लिए। ये आधी पूरी पावर दोगे, वो सब ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा चक्कर उसके अंदर, क्योंकि ऐसे गोल गोल घूमता रहता है चक्कर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, इसका भी प्रोविजन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बदला जा सकता है? क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकता हूं? अब ये बताओ, क्या इसका प्रोविजन है? क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी का जो रोल है उसको ही क्वेश्चन कर सकता हूं क्या, कि जुडिशरी ऐसे होनी नहीं चाहिए? क्या वो प्रोविजन है उसके अंदर? अब उस प्रोविजन को कौन चेक करेगा? अब जुडिशरी चेक करेगी क्या? क्योंकि मैं तो जुडिशरी को हटाने के लिए अमेंडमेंट कर रहा हूं।
हाँ, तो क्या जुडिशरी उसको डिसाइड करेगी कि जुडिशरी के अंदर चेंज होना चाहिए? तो समझे, इसके अंदर लूप है, वो घूमता रहता है वो। हर हर महादेव। नहीं, कि क्या गवर्नमेंट जुडिशरी को रिफॉर्म कर सकती है? क्या जो बोलो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, तो मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ बना दे कि भाई ये ऐसे होगा, या मैंने अमेंडमेंट कर दिया है, तो उसको चेक कौन करेगा कि जी हम जुडिशरी को ही अमेंड कर रहे हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का जो रोल है वो उसको ही अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको जुडिशरी डिसाइड करेगी कि अमेंडमेंट सही है कि नहीं है, तो वो जुडिशरी के पावर तो सारी उनके पास होगी ना फाइनल फिर। ये इंडियन और ये बाकी इलेक्शन सिस्टम जो है ना, ये थोड़ा बाद में डिटेल में, जब थोड़ा व्हाइट बोर्ड वगैरह आ जाएगा ना, ये स्ट्रीम थोड़ा बेटर सेटअप हो जाएगी, तब डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में काफी डिस्कस कर लिया, मतलब ये एनफ कंटेंट है। इसके वीडियो वीडियो बना के और इसका जो यदि हम समराइज वगैरह करेंगे ना, तो जो लोग जो यहाँ पे जो हेल्प करने वाले हैं, वो इसको तुम लाइक टॉपिक वाइज करके कि हमने ये सीखा ऐसे सीखा, जैसे तुमने वो बनाया था ना, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ऐसे जो हमने डायग्राम्स बनाए थे कि ह्यूमन सिस्टम प्लस नेचर सिस्टम इज इक्वल टू इकोसिस्टम। फिर ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमने अलग अलग रोल असाइन करना कैसे होता है, कि कैसे कैसे रोल होते हैं, हायरार्की कैसे होती है, पिरामिड मॉडल क्या होता है, पिरामिड मॉडल के अंदर डिक्टेटरशिप का पिरामिड मॉडल क्या होता है, फिर इंडियन जो सिस्टम है उसके अंदर पिरामिड स्ट्रक्चर हम एक्चुअली में एनालाइज कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, और है तो एक्चुअली में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसे तो बोला है कि ये तीनों बराबर है, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन और जुडिशरी बराबर होगी, तीन अंग बनाए उन्होंने। ठीक है, तीन बराबर अंग बनाए, बट वो तीन बराबर अंग है ही नहीं, क्योंकि वो जुडिशरी के पास ही मेन पावर है, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी को ही बना दिया। तो जो कस्टोडियन बनेगा उसके पास ही पावर हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम कुछ भी चेंज करना चाहोगे, अमेंडमेंट भी चाहोगे, तो वो जुडिशरी बोल देगी कि ये जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो अमेंडमेंट कर रहे हैं यार, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिए मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, वहां पे वो लूप हो जाता है फिर। यहां तक तुमको समझ में आया? तो इसके तुम और जो प्रैक्टिकल केसेस है, तुम अपने आसपास नोटिस करो, देखो कि कैसे होता है। अब मान लो जैसे वो बंगाल वाला केस हुआ, बंगाल वाले केस के अंदर मान लो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करे, लेजिस्लेशन पास करे कि भाई ये ममता को जेल में डालो। अब वो ममता को जेल में डालने के बाद वो चले जाएगी जुडिशरी के पास कि नहीं 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 नहीं, वो सब खरीदे हुए जजेस है कि नहीं नहीं नहीं, ये ममता दीदी तो बहुत बढ़िया है, ये तो लड़कियों की प्रोटेक्शन कर रही है। अब वो केस का कुछ नहीं हुआ अभी तक, बंगाल के जो डॉक्टर का जो रेप केस हुआ था उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे बताओ इस गवर्नेंस सिस्टम ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इस गवर्नेंस सिस्टम के अंदर उस चीज का कौन जिम्मेदार है? क्या लेजिस्लेशन जिम्मेदार है कि अभी तक वो सोल्व नहीं हुआ? क्या एजुकेशन जिम्मेदार है कि क्या जुडिशरी जिम्मेदार है? क्योंकि एक्चुअल में तो जुडिशरी सारे ये करती है इस पे उंगली। वो कहीं पे जब इंटरव्यून करना होता है तो डायरेक्टली इंटरव्यून कर देती है कि हम पब्लिक कंसेंसस के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हम इस केस को सुन रहे हैं। उनको बेसिकली केस लेके भी नहीं जाने की जरूरत है, वो अपने हिसाब से भी केस बना सकते हैं कि हाँ ये जो केस है वो हमने पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से क्रिएट कर दिया है। वो कहीं पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं जहां चाहे। चीफ उसको बुला लो हाँ यहाँ पे आके, तो एक्चुअली में तो जुडिशरी जिम्मेदार होगी ना उसकी, मतलब ये सारे जजेस जिम्मेदार है कि वो हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जब उनके पास ये भी पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं लिटिगेशन के लिए, तो वो क्यों नहीं बुला रहे हैं, वो केस सोल्व क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? मतलब तुम चाहते ही नहीं हो सोल्व हो, कि बाकी जो तो उसके अंदर तो जुडिशरी फटाफट रात को बैठ जाती है, ये रात को सारे जजेस मिलके पास कर देते हैं कि ऐसे होगा, कसाब को बिरयानी मिलनी चाहिए भाई जेल के अंदर। ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो समझ रहे हो कि वहां पे तो एक्चुअली में तो ये जुडिशरी वाले जो है ये डिक्टेटरशिप मॉडल रन कर रहे हैं ना इंडिया के अंदर, तो इसलिए सारे कपिल सिब्बल उब्बल जो है ये डीमन की तरह हंसते रहते हैं ना। उस लड़की के रेप केस के ऊपर भी वो वकील आके उसको डिफेंड करता है उन लोगों को, और वो हंसता भी रहता है। क्या है मतलब, क्या है वो इंसान मतलब। चाहे तो कर सकती है ना, तो बेसिकली चाहे तो जो इंसान कर सकता है जिसके पास पावर है तो वो डिक्टेटर ही है anyway, और उसकी जिम्मेदारी भी उसके पास होनी चाहिए कि वो हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट मान लो राष्ट्रपति शासन लगाएगी तो जुडिशरी उसको वो निरस्त कर देगी, तो गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही नहीं उसको सॉल्व करने की रियल में। जुडिशरी के पावर मेन पावर है।
कि गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहेगी, राष्ट्रपति शासन लगा दो भाई। वहां पे जो जो पुलिस है जो भ्रष्ट हो चुकी है, वहां पे एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन और जुडिशरी सब ममता सरकार ने अपने अंदर ले लिया है, तो हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। बट वो लगाने नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि नहीं तुम नहीं लगा सकते। अरे तुम नहीं लगा सकते तो तुम जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी सोल्व नहीं कर रहे हो। बट वीटो करने की पावर तुम्हारे पास है, जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, बट वीटो करने की पावर तुम्हारे पास है। ये कैसे हुआ? कि ना बोलने की पावर है, बट यदि कोई जिम्मेदारी लेनी है तो वो तुम्हारे पास नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, अब तुम ये चीजें समझोगे ना, ये चीजें जब तुम समझोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। ये किसको कैसे पावर होनी चाहिए, स्टेट्स को कितनी पावर होनी चाहिए, कि क्या स्टेट के अंदर एक्चुअल में ये पावर होनी चाहिए कि वो मान लो स्टेट की गवर्नमेंट पूरी बिक चुकी है, पूरे सारे उसने तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है, तो अब क्या वो उसके पास, वो हमको कोई ऐसी प्रोविजन बनाना चाहिए गवर्नेंस सिस्टम के अंदर कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अब तो वो पुलिस भी उनके जेब में है, ममता के लेजिस्लेशन भी उसके जेब में है, और जुडिशरी वाले वो हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट कुछ बोलती भी है तो वो उसको लागू नहीं करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट वाले उसके फेवर में बोल देते हैं फिर। तो जो वेस्ट बंगाल की जुडिशरी जो कुछ अपना काम करने की कोशिश करती भी है, उसको चेक करने के लिए वो उसको करने नहीं देती है, क्योंकि उसके पास जो सेंट्रल जो जुडिशरी है उसका हाथ है उनके ऊपर। और सेंट्रल जुडिशरी के अंदर ये सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं तो जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हर हर महादेव। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को मान लिया अमेंड करना हो मुझे, तो क्या करे? तो कि वो तो ऐसे हो गया ना कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जिसने लिखी, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भाई सबसे डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। अब उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। अब इसके अंदर तुम जब ये बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर एक लास्ट में क्या है, एक टॉपिक क्या है, अब देखो हम एंड में आ गए हैं। अब इस किताब के हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए है, और पढ़ के नहीं किया है बट हमने वैसे समझ लिए सारे के सारे, ठीक है। अब उसके अंदर लास्ट टॉपिक क्या है, व्हाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन। अब व्हाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन, अब इसका जी का जवाब दो, क्योंकि यही होता है। अब तुमने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मुझे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई खामी दिख रही है तो क्या करें, फिर रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसमें उस सिस्टम के अंदर कोई प्रोविजन नहीं हो सकता सिस्टम को चेंज करने का। क्योंकि वो सिस्टम तो अपने आप ही सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहेगा ना, तो वो उसके लिए रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी तुम्हें, उसके लिए बाहर से इंटरवेन करना पड़ेगा तुमको, आउट ऑफ सिस्टम एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जो कि सिस्टम के हिसाब से लगे शायद सही ना हो, क्योंकि तुम सिस्टम को कहीं ना कहीं सही नहीं मान रहे हो ना, तभी तो तुम वो एक्टिविटी कर रहे हो। अब ये बंगाल का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, तो अब तुम क्या करोगे, रिवोल्यूशन ही करनी पड़ेगी ना फिर। जुडिशियल सिस्टम वर्स्ट एंड हाईली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, अब ये रिवोल्यूशन की जो नीड है ना, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि सोसाइटीज के अंदर रिवोल्यूशन की जरूरत क्यों है। अब इसके ऊपर वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम था, जब जो अंग्रेज थे तब भी हम गवर्न थे कि नहीं? गवर्नेंस तब भी था जब अंग्रेज रूल कर रहे थे। अब वहां पे हायर की अलग थी, हायर की क्या थी, अब उसके अंदर हायर की अलग थे, उसके अंदर टॉप के अंदर हमारा जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होगा, उसके अंदर टॉप हो गई ब्रिटेन की महारानी, उसके नीचे कौन होगा, वाइस राय, जो ब्रिटेन की महारानी का भारत के अंदर मंत्री होगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ऐसी थी। अब उस बेसिक गवर्नेंस सिस्टम को जब हमने उसको चैलेंज किया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही चैलेंज किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, तो वो तो रिवोल्यूशन के थ्रू ही हो सकता है ना। जो हमारी फ्रीडम की फाइट थी वो उसके थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि जो उनके बनाए हुए कानून के हिसाब से तुम फॉलो करके करोगे तो वो कभी करने ही नहीं देगी ना उसको। सिंपल है कि यदि किसी भी तुम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुमको रिवोल्यूशन ही एक तरीका है। खाना खाएंगे अभी, ये पूरा कर रहे हैं, ये आखिरी टॉपिक है ये।
वाई डू सोसाइटीज एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन? सिस्टम डिजाइन। बेसिकली रिवॉल्यूशन तब होती है जब एक सिस्टमेटिक टेम्पलेट इतना रिजिड हो जाए कि उसको चेंज करने का कुछ प्रोविजन ही ना हो। तो उसको चेंज करने का एकमात्र तरीका जो होता है वो आउट ऑफ लॉ हो जाता है, कि उसको चेंज करने का लॉ के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पूरा हम लॉ को ही चेंज करना चाहते हैं। सिस्टम डिजाइन, इट्स लिमिटेशन, कि सिस्टम डिजाइन की भी एक लिमिटेशन है, और रिवॉल्यूशन। अब जैसे किसी ने बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मान लो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करना हो तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो अरेंजमेंट होगा ही नहीं उसका, तो मुझे उसके लिए तो रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आउट ऑफ लॉ कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि शायद अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से इलीगल हो, बट हम जो चाहते हैं सिस्टम उसके हिसाब से वो लीगल है। हाँ, पहले एपिसोड की आवाज थोड़ी अनक्लियर है क्योंकि वो माइक वगैरह का था। अब वो धीरे धीरे करेंगे सारी चीजें सेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कल की सेना इसलिए तो बता रहे हैं ना, ये रिवॉल्यूशन की सेना है, कि हम जो है वो सारी चीजों को बेसिक समझेंगे, और हम समझेंगे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो एक जो कल की सेना बनेगी यही तो रिवॉल्यूशन कराएगी। ये हमारी रिवॉल्यूशनरी आर्मी है। धर्म युद्ध जो चालू किया है ना, सत्य का युद्ध, सत्य की आग लगाएंगे और धर्म युद्ध करेंगे। धर्म युद्ध मतलब कि क्या ये अपने अपने जो रोल सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? क्या वो जो सिस्टम जो है वो रोल्स को फुलफिल करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो सही तरीके से डिजाइन किया गया है? वो गवर्नेंस सिस्टम, उसके जो गाइड बुक है वो, क्या गवर्नेंस सिस्टम के अंदर हमारा जो प्रेजेंट है उसके अंदर क्या क्या खामियां है, जिसको ठीक करना हो तो कैसे ठीक करे? क्या वो ठीक करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ठीक करने का प्रोविजन ही चेंज करना हो, मान लो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस ही चेंज करना हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसे होना चाहिए, मैं चेंज कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 वोट नहीं चाहिए, मुझे वही चेंज करना हो, तब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? अब बताओ, अब उसको कैसे चेंज करेंगे? तो समझे कि ये सिस्टम डिजाइन की लिमिटेशन होती है। तुम कोई भी सिस्टम डिजाइन करोगे उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, और उस लिमिटेशन को यदि तुमने वो इंक्लूड करके एक डायनेमिक सिस्टम बनाना है, तो तुमको हमेशा ये रिवोल्यूशन वाला पार्ट हमेशा रखना पड़ेगा, कि ऐसे कोई चीज हो सकती है कि जो तुमको अभी तक उस सिस्टम के अंदर परफेक्ट ना हो, तो उस परफेक्शन को आउट ऑफ लॉ जाके भी चेंज किया जा सकता है, वो तुमको रखना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई परफेक्ट सिस्टम कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कि तुम हमेशा सिस्टम के अंदर करते जाओ वही। हरी शरणम, हरी शरणम। सुप्रीम ईगोज आर ऑल वॉचिंग यू। अरे सब वॉच करेंगे ना अभी तो। अभी देखो, मैं जो तुमको नॉलेज सिखा रहा हूँ वो कोई जो किताब को एग्जाम को पास करने की नॉलेज नहीं है ना। मैं तुमको जो नॉलेज सिखा रहा हूँ वो तुम आसपास देखोगे कि हाँ सही में यार ये गवर्नेंस ऐसी होती है, सही में यार इसको पावर तो इसके पास है, ये ऐसे हो रहा है, तो यदि ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या किया जाए फिर? यदि मुझे यही चेंज करना हो कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉपुलर वोट से हो, कि हम पूरे भारत में वोटिंग कराएंगे और हम पूरे भारत के लोग डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो मैं कैसे करूं? कि भारत के लोग चाहेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड एक्ट जो है वो हट जाए, तो वो हट जाए, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके ऊपर कोई जुडिशरी वगैरह का कोई ओवर रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सही में यदि डेमोक्रेसी है तो वो वही होना चाहिए ना जो लोग ऐसे वो लोग चाहते हैं। अब ये लोग है ना दोनों चीज, दोनों साइड से खेलते हैं। ये एक जगह तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोल देते हैं कि ये मेजोरिटेरियनिज्म कर रहे हो। अरे भाई डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेजोरिटेरियनिज्म है ना, कि मेजोरिटी जो चाहती है वही होगा। डेमोक्रेसी का मतलब तो वही है। अब तो उसको भी वो कर देती नहीं, मेजोरिटी ये चाह रही है बट सही चीज ही है। अरे फिर क्या डेमोक्रेसी हुई?
या तो तुम उसको पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बोल रहे हो कि ये सिस्टम एक्चुअली में पूरा डेमोक्रेटिक है ही नहीं, कि मेजोरिटी का यदि एक व्यू पॉइंट हो तो उसको भी तुम हटा सकते हो। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है कि कुछ माइनॉरिटी वाले लोग बैठ के क्या सोच रहे हैं। तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? तो वो तो डेमोक्रेसी हुई नहीं ना, मतलब। हाँ, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये फ्लो है ना। अब तुमको समझ में आया कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका ये फ्लो भी है कि मान लो मेजोरिटी जो है वो किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट टर्न हो जाए, जैसे ज्यूज के साथ हुआ जर्मनी के अंदर। अब तो क्या करेंगे? बट चूंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही मेजोरिटी से है, तो तुम या तो उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलो या उसको ऐसे बोलो कि ये पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बना रहे हम, अलग टाइप का गवर्नेंस सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके अंदर अलग तरीके से डिसाइड होगा। क्योंकि वो लोगों के हिसाब से डिसाइड होगा तो वो मॉब कल्चर भी बन सकता है फिर। मॉब कल्चर मतलब कि सब लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि हाँ ये हिंदुओं को मार दो, अब वो मार देंगे। तो वो भी हो सकता है, ये समझ रहे हो? अब लेकिन वो उल्टा भी तो ट्रू है ना, कि जब वो मेजोरिटी एक चीज चाह रही है और उसको लॉ बनाना चाह रही है, जैसे भारत के अंदर है, तो उसमें वो माइनॉरिटी के पावर है। अब वो दोनों साइड है, तो ये तुमको मैं डिबेट के लिए छोड़ देता हूँ कि ये जो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला जो गवर्नेंस सिस्टम है, इसकी क्या फायदे है, क्या नुकसान है, कहाँ पे ये चीज काम कर सकती है, कहाँ पे काम नहीं कर सकती, और इस स्टेप को सोचो कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है? रिवोल्यूशन की जरूरत क्या होती है, लिमिटेशन क्या है सिस्टम डिजाइन की, किसी भी सिस्टम डिजाइन की, कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम हमने डिजाइन किया तो उसकी क्या लिमिटेशन होगी? उसकी ये लिमिटेशन होगी कि यदि सही में वो डेमोक्रेटिक है, तो मान लो मेजोरिटी पागल हो गई कि ज्यादा मेजोरिटी पागल लोगों की है, तो पागल लोग तो बेसिकली जो थोड़े ज्ञानी लोग हो गए उनके खिलाफ ही वोट कर देंगे, तो पागल से सरकार बन जाएगी सारी की सारी। वो भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है। तो अभी मेरा गला भी थोड़ा बैठ गया है, काफी ये डिस्कशन हो गया। अब इसको ना, ये अभी अच्छे से इस वाले चीज को जो है, अब तुम मेरे को पता नहीं कि क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्या हम हर एक इसको टॉपिक के हिसाब से काट काट के भी डाल सकते हैं कि अब भारत के जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया ना, क्या भारत का जो 3 अंग वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है हायरार्की पे? तो हमने डिस्कस करके निष्कर्ष निकाला कि वो जुडिशरी के पास है। ठीक है? तब उसका टॉपिक बना के एक वीडियो बन सकती है क्या, ऐसे अलग अलग जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उसके ऊपर इस वीडियो में से बहुत सारे ये सेपरेट क्वेश्चंस के आंसर निकाल निकाल के, और उसके लाइक एक प्लेलिस्ट बन जाए, एक पूरा पॉडकास्ट डल गया वहां पे, और उसके अंदर फिर छोटी छोटी एक एक क्वेश्चन के वो डल गए, शॉर्ट्स शॉर्ट्स वगैरह या जो भी डलते हैं, मतलब। अब वो करना है वैसे तो रियल में, अब वो कैसे होता है मुझे पता नहीं है, फिगर आउट अभी देखते हैं कैसे फिगर आउट करेंगे। तो वो उसके अंदर वो सारे की, जैसे मैंने सिस्टम डिजाइन को समझाया क्या होता है, तो वहां पे वट इज सिस्टम डिजाइन करके, और जो हमने वो वाले जो क्लिप जो है उसको डाल के उसकी एक वीडियो बना दो। फिर हमने जैसे इकोसिस्टम समझाया कि क्या होता है, वह ह्यूमन सिस्टम क्या होता है, नेचर सिस्टम क्या होता है वो समझाया। फिर हमने ये पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डिजाइन समझाया कि वो क्यों जरूरी है। इज जो उसको क्वेश्चन भी बना के तुम डाल सकते हो वीडियो के ना ऊपर टाइटल में, इज लाइक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मस्ट, कैन देयर बी ए कम्युनिस्ट सिस्टम, मतलब जिसके अंदर सारे रोल्स जो है बराबर होंगे, वो हायरार्की के अंदर नहीं होंगे, क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है? तो उसको वीडियो डाला, उसको क्वेश्चन डाल के टॉपिक, और उसको फिर उस वाला जो कंटेंट है वो क्लिक करके उस वाली वीडियो का। तो ये आज के कंटेंट में तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया ना हमने, बंगाल का केस भी डिस्कस कर लिया ये भी, तो इसके अंदर से बहुत सारी सब वीडियोज और क्लिप्स निकल सकती है जो लोगों के काम आएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना तो इतना लंबा पॉडकास्ट देखते हैं ना, इतनी टेंशन है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, इसके हिसाब से। तो एक गवर्नेंस सिस्टम का जो टॉपिक था वो आज हमने डिस्कस किया है, उसको कंसेप्ट लेवल पे डिस्कस किया है। ज्यादातर हमने उसको रियल वर्ल्ड वाला इतना नहीं डाला, रियल वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया का एग्जांपल डिस्कस किया है। वो इंडिया के अलावा बाहर का एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो यूएस का गवर्नेंस सिस्टम क्या है, उसकी क्या बढ़िया चीज है, क्या खराब चीज है, समझ रहे हो? उनका जो गाइड बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे चलता है। बट वो आगे वाले एपिसोड्स में करेंगे कभी, अभी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए तो एनफ है ये। ठीक है? अभी लाइव के अंदर थोड़ा सा भजन वगैरह करते हैं। अब इसको मैं डेस्कटॉप वॉल्यूम में चल के तुमको चला देता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ ये सब कैसे करते हैं।
तुमको आवाज आ रही है इसकी अब? एक मिनट, डेस्कटॉप ऑडियो को बढ़ा देता हूँ। एंडिंग करे ना स्ट्रीम की है। क्लियर हो गया? हाँ, हाथ में बाद में खड़े कर ला क्वेश्चन वगैरह ना। अभी आज जो समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज समझाई है, और तुमको सही में एजुकेशन की चीज समझाई है कि भाई सही में सिविक्स का यूज कहाँ पे है लाइफ के अंदर। और वो क्यों यूज होता है, वो सही में ये किताबें पढ़ने का, गवर्नेंस सिस्टम पढ़ने का कहाँ पे यूज होगा, तुम्हारी रियल वर्ल्ड के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि तो रियल वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट है ना उसका। माइनॉरिटी मेजोरिटी ये क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम चैंटिंग के साथ एंड कर रहे हैं अभी। चैंटिंग के साथ ही शुरू करेंगे, भगवान के नाम से शुरू करो, भगवान के नाम पे एंड करो। अब सब लोग हरे हरे महादेव बोल दो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें भगवान की सारी चीजें हो रही है। ये जो भी चीजें मेरे को समझ में आती है, जो मैं समझा रहा हूँ, सब महादेव का ही देना है। हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त है भाई। हम सब बस आके एक्टिंग कर रहे हैं सिखाने की। जो मेरे को आता है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, कि उससे कुछ फायदा हो, समाज को बदलना है। तो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और तुमको रियल एजुकेशन तो मिल नहीं रही है कहीं पे। तो अब यहाँ पे रियल एजुकेशन देंगे। फ्लूट बजाया, अभी फ्लूट नहीं यार, थक गए यार, गला बहुत खराब हो गया भाई। अभी तुम चैंटिंग सुन रहे हो, शंभो। ये कल की वर्ल्ड का सीजन 1 एपिसोड 2, और इसकी सब क्लिप्स बना के अब वहां पे डाल देना, अलग अलग क्वेश्चंस बना के। मुझे नहीं पता कोई यूट्यूब के अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना, जो जो मैंने मॉडरेटर बनाया ना, आप लोग मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे, मतलब ये जो मुझे डिस्कस करना हो कि ये इसको कैसे कर सकते हैं भाई। तो देखिए ये फिगर आउट करेंगे वो, ठीक है, कैसे डिस्कस कर सकते हैं वो कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग मुझे वो सब भी बताना कि ये व्हाइट बोर्ड कैसे लगाते हैं, ये कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीजें ना। मतलब ए महादेव, ए देवी थक गए, ए भैया, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ करता हूँ मैं एडिटर ना। हाँ, ये सब देखूंगा ना मैं, अब तुमको को रोल भी बनाऊंगा ना। जैसे वो चोर, राजा चोर सिपाही मंत्री जो है ना, वो हम अपने चैट के अंदर ही बनाएंगे। सारा जो सिस्टम डिजाइन है ना। अब देखो तुम लोगों को सिस्टम डिजाइन तो समझ में आ ही गया है। अब हमको कल की वर्ल्ड का यूट्यूब का एक बढ़िया सा सिस्टम डिजाइन करना है, कि जिसके अंदर हम एजुकेशन भी दे पाए, जिसके अंदर चैट सेपरेट भी रह पाए, जिसके अंदर लोग जो है अपने अलग अलग रोल के अंदर वो क्लियर भी हो पाए, क्या भाई ये एडिटर है, ये ऐसे वाले रोल के अंदर है, इस वाले रोल के अंदर है, ये सीखने वाला है, ये ऐसे वाला है। तो उस सिस्टम डिजाइन के नॉलेज को हम रियल वर्ल्ड के सिस्टम डिजाइन में भी यूज करेंगे। समझ में आया? कि फायदा है उस चीज को, जब तुम कोई भी चीज डिजाइन करोगे तो उसको तुम यूज करोगे नॉलेज को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड भी सीखना पड़ेगा मेरे को। ये डिस्कॉर्ड भी मैंने देखा है। सर डिस्कॉर्ड पे क्या है, रिएक्ट कर सकते हैं। सर डिस्कॉर्ड पे रीच आउट कर सकते हो। अच्छा डिस्कॉर्ड पे, अच्छा डिस्कॉर्ड बनाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा डिस्कॉर्ड पे तुम लोग मॉडरेटर होंगे तो मैं तुम लोगों से चैट कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है ठीक है ठीक है। करेंगे करेंगे, ओहो डिस्कॉर्ड वाला करेंगे ये। राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब रेस्ट करेंगे, हम खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। सुबह से खाना नहीं खाना है मैंने। ये देवी भी बार बार बोलेंगे खाना खा लो, 2 बार तो गर्म करके ला चुके हैं भाई ये। एक बार तो खाना चेंज करके दूसरे वाला गर्म खाना भी लेके आई, रोटी वाला। तो नहीं रखो ना इसको, अभी खाएंगे ना, अभी खाएंगे, अभी खाएंगे ना खाना एंड करके अभी। फिर जब पैकिंग वैकिंग भी करनी ना, चूंकि अभी फिर वो होटल होटल का भी इंतजाम करना है। होटल रूम्स वगैरह का कुछ रहने का भी डिसाइड कर रहा है वो रात को। छत चाहिए ना भाई, शेल्टर। अब तुमको समझ में आया, गवर्नेंस सिस्टम में शेल्टर की जरूरी है। फूड, शेल्टर, वाटर, सबके रोल होने चाहिए। फिर अब वो शेल्टर वाला जो रोल है वो अभी उल्टा पुल्टा हो गया क्या हमारा। तो उसका वाला रोल भी फुलफिल करना है अभी। शिवा।
अब मेरे को भी शांत होना है, बहुत हाई चेतना एनर्जी पे। हर हर महादेव, नमस्कारम। मिलते हैं तुम सबसे सीजन 1 एपिसोड 3 के अंदर। ठीक है, कुछ नया सीखेंगे, नया कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह, तब तक तुमको थोड़ा और भी फिगर आउट हो जाएगा। तो रिएक्ट वगैरह भी करेंगे वीडियोस पे, करंट अफेयर्स वगैरह आज नहीं किए, तो हम करंट अफेयर्स भी न्यूज वगैरह को देखेंगे। ये इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स वगैरह की न्यूज सुन के उसमें तुमको समझाएंगे कि टॉपिक की क्या है, देश के अंदर ये क्यों हो रहा है, इनका इतिहास क्या है, इस देश का उस देश का इतिहास क्या है। वो थोड़ा अरेंजमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। हर हर महादेव। अब इसको करेंगे स्टॉप स्ट्रीमिंग।